हेलो गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर 31 जनवरी 2021 की सीटीपी के 30 प्रश्नों की। दोस्तों, जैसा कि इसमें पहला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऑप्शन है दोस्तों, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही 2 क्लासों में बताया है कि जो मानकीकृत वर्ड है ये बहुत निगेटिव वर्ड है और पॉजिटिव सेंटेंस में कभी सही नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये पहला तो गलत हो गया। ऐसे कथनों को इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। नकारात्मक, नेगेटिव, गलत हो दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन दोस्तों, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। टालनी क्यों चाहिए? विविधता को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, यही सही है दोस्तों। चौथा ऑप्शन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा हो, गलत। लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया, अटल, गलत दोस्तों। अटल जैसे वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस क्वेश्चन में ये अटल वर्ड कभी सही नहीं हो सकता दोस्तों, ये पूरे सेंटेंस को गलत कर देता है। तो दोस्तों, इसमें हमारे बचे पहला और तीसरा ऑप्शन। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे तो समस्या वहीं की ज्यों की त्यों रहेगी, समस्या सॉल्व नहीं होगी। दोस्तों, इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये भी गलत है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, नेगेटिव पूछा है इसने, क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अधिगम कठिनाई से मतलब सीखने से संबंधित, अधिगम मतलब होता है सीखना। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल ये तो करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षण शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल ये भी करना चाहिए, और ये व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना ये भी करना चाहिए। दोस्तों, इसमें शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, अति सक्रियता, असतर्कता, ये तो हो ही नहीं सकता कभी ऑप्शन। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, बल्कि ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। दोस्तों, एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन ही सृजनात्मकता की पहचान के अंतर्गत आएगा दोस्तों, अति सक्रियता नहीं, ये भी गलत दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण ऑब्लिक नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता, यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। सबसे प्रभावशाली दोस्तों, इसमें ये भी सही है, पहला भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और दूसरा तो सही नहीं है, लेकिन पहला और चौथा है जो सही हो सकता है। लेकिन इसमें हमारा सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा है तो चौथा हो जाएगा इसमें दोस्तों। अगर सबसे प्रभावशाली ना पूछा होता तो पहला भी सही हो सकता था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बिना लिख दिया है, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, इसलिए पहला हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि। पहला ऑप्शन दोस्तों, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन फिर हम पढ़ेंगे। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, केवल वर्ड नेगेटिव दोस्तों, इसलिए गलत होगा दूसरा ऑप्शन।
इसके आधार पर वह दंड दंड की कोई बात नहीं, नेगेटिव गलत। त्रुटियों की समझ कामा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे इसमें पहला ऑप्शन हमारा, त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग, हमारे इसमें सीटेट में दोस्तों कभी भी अलग दूसरे छात्रों से करने की बात नहीं की गई है। इसमें हमें समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, तो साथ लेके चलना है। तो ये गलत हो गया दोस्तों, इसमें चौथा ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये चौथा। त्रुटियों की समझ का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बहुत आसान दे देंगे तो इसको कायम कैसे रखेंगे? मतलब ये कुछ दिन बाद बच्चे भूल जाएंगे। कायम का मतलब दोस्तों ये है कि आप लगातार उसको जारी रखें। यंत्रवत याद, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, यंत्रवत याद। बच्चों को दंड देकर ये भी नहीं हो सकता। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन होगा चौथा। एक मिनट दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, शर्मिंदगी डैश डैश। पहला ऑप्शन दोस्तों, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली। शर्मिंदगी बहुत प्रभावशाली कैसे है भैया? नहीं। के भाव, दूसरा ऑप्शन दोस्तों, के भाव के अध्यापन डैश अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। बार बार पैदा करेंगे तो दोस्तों वो सीखेगा क्या? बार कुछ नहीं सीख पाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, बार बार बोल रहा था प्रक्रिया, इसलिए गलत। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, संबंध बिल्कुल है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही बात। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों नौवां क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। पूर्ण रूप से नहीं भैया, पूर्ण रूप से नहीं निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, गलत होती भूमिका। बच्चे पूर्ण रूप से नहीं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? दोस्तों इसमें अधिगम वर्ड काफी बार आया है। तो अधिगम वर्ड का मतलब दोस्तों सीखने संबंधित होता है या व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही है अधिगम दोस्तों। इसमें CDP में हमें जो डिफिनीशन दी गई है वो ये है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही है अधिगम दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों, इसमें प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत पड़ता है। असफलता नियंत्रित है, अनियंत्रित नहीं। असफलता अनियंत्रित होगी तो आगे बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा। योग्यता सुधार है, बिल्कुल सही बात। योग्यता अटल, अटल दोस्तों ये तो तुरंत गलत हो गया, ये भी गलत। फर्क पड़ता है, योग्यता सुधारा। मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब है हम जब बालक को कोई चीज़ सिखाते हैं तो अगर वो कोई गलती करता है तो उसे हम धीरे धीरे उसकी योग्यता में सुधार कर सकते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो योग्यता सुधार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षाएं, परीक्षा नहीं। अन्वेषण और संवाद हो सकता है। प्रतिस्पर्धा मतलब दोस्तों कंपटीशन, दो लोगों में तुलना, ये नहीं हो सकता दोस्तों। पाठ्य पुस्तक केंद्र शिक्षा शास्त्र नहीं। खोज और संवाद, अन्वेषण मतलब खोज होता है दोस्तों, ये हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। तो दोस्तों बच्चों को सीखने में कठिनाई जब होगी जब हम एक ही सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करें, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक संदर्भ में होगा तो बच्चा समझ ही पाएगा, समझ जाएगा दोस्तों। बहुरूप मतलब वही बाहर से, समाज से। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तो और जल्दी समझेगा। तो अलग अलग प्रस्तुत करेंगे तो समझने में कठिनाई होगी दोस्तों।
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है दोस्तों? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। उच्च उत्तेजना, उच्च भय ही निगेटिव आ गया दोस्तों, यहाँ तक तो सही था। निम्न उत्तेजना नहीं, उच्च भय ये भी गलत दोस्तों। संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं दोस्तों, तभी बालक सीख पाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? प्रतिरूपित का मतलब दोस्तों किस प्रकार हम इसे बता सकते हैं? जैसे दोस्तों इसमें ऑप्शन रहेगा, न आनुवंशिकता पर, न पर्यावरण पर। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। दोस्तों पारस्परिकता का मतलब हुआ कि जुड़े हुआ, परस्पर का मतलब होता है जुड़ा हुआ दोस्तों। तो इसका मतलब है कि दोनों पर। केवल आनुवंशिकता, केवल नहीं भैया, केवल नहीं भैया, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्परता पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कार्य के दौरान कामा साइना, साइना दोस्तों कोई लड़की है, स्वयं से बात कर रही कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन ऑब्लिक सोच, चिंतन को सोच कहते हैं दोस्तों, के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार कामा इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? आत्म केंद्रितता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ये तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों व्यक्तिगत वाक हमेशा दर्शाता है स्वतः नियमन को, इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन दोस्तों, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, बात सही है दोस्तों। दूसरा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक पुरस्कार की कोई बात नहीं, गलत। विद्यार्थियों को नामांकित, नामांकित नहीं। नामांकित का मतलब कि ये तेज हैं, ये कमजोर हैं, तो इससे बच्चे में हीन भावना आएगी और वो सीख कुछ नहीं पाएगा। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को प्रेरित करना दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि समावेशी शिक्षा को यहाँ बढ़ावा दिया गया है, विभाजन नहीं करना, तो दोस्तों पहला हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख, एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे, दोस्तों यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, ऑप्शन है दोस्तों, छात्रों में प्रत्याहार पब्लिक निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ। दोस्तों संकेत और इशारा और लेव वाइगोत्स्की मिल जाए तो पाड़ वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पाड़ ही नहीं, पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ये तो और बढ़ा रहा, ये हो नहीं सकता दोस्तों, ये गलत। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल बात समानता की नहीं की गई है यहाँ पर। एक मिनट दोस्तों, तीसरा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, यही हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों हमारा तीसरा। ये भी चुनौती नहीं दे रहा बिल्कुल, ये तो और बढ़ावा दे रहा। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा में, पहला ऑप्शन दोस्तों, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित, बहुत ही दोस्तों कभी सही नहीं हो सकता ऑप्शन। अटल प्रतिस्पर्धा नहीं भैया, ये वर्ड आपको दोस्तों कहीं मिल जाए, प्रतिस्पर्धा, अटल, अकादमिक अंकों पर नामांकित, तो दोस्तों ये सेंटेंस अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया तुरंत गलत हो जाएंगे दोस्तों, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन केवल ध्यान से पढ़िए बस।
पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करना क्योंकि इसे दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं दोस्तों। नैतिक विकास के चरण दोस्तों, इन्होंने डायरेक्ट चरण ही पूछ लिया है। तो दोस्तों इन्होंने 3 चरण दिए हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। अब जैसे यहाँ प्रथा पूर्व है, प्रथागत ये दूसरा है, और ये तीसरा, ये इनका चरण है ही नहीं, ये जीन पियाजे का चरण है दोस्तों, ये तो गलत ही हो गया। तो दोस्तों उत्तर में तो नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो समझौते की अवस्था आ जाती है, और पूर्व भी नहीं होगा, आज्ञा एवं दंड और अदला बदली की अवस्था होती है। तो स्वीकृत दोस्तों प्रथागत होगा, दूसरा चौथा हो जाएगा। दोस्तों इसमें आता है अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की की अवस्था। मतलब इसमें ये होता है दोस्तों कि जैसे कोई लड़का है तो वो घर वालों के सामने कोई ऐसा काम करता है जिससे उसे सब प्रशंसा करें उसकी कि हाँ भैया बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो यही लिखा हुआ क्वेश्चन दोस्तों को क्वेश्चन में, किसी कार्य को करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं। दोस्तों इसमें हो जाएगा चौथा ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समकक्षी समाजीकरण को प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय, परिवार समाजीकरण का पहला कारक है, ये नहीं, गलत। पर्यावरण एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के नहीं, द्वितीय का पहले कारक। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, बात सही है। परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक, ये भी बात सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक और समकक्षी समाजीकरण का द्वितीय कारक नहीं। दोस्तों इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समाजीकरण विद्यालय द्वितीय कारक है, सही कह रहा है। विद्या और परिवार प्राथमिक कारक, ये भी बात सही है। दोस्तों 22 नंबर है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। दोस्तों ये पहले जान लीजिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ऑप्शन है दोस्तों। दूसरा, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती, केवल वर्ड। दोस्तों एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती जबकि होती हैं। बहुबुद्धि का मतलब ये होता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार से, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं दोस्तों, पहला हो जाएगा इस। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे। जीन पियाजे फिर से क्वेश्चन आया है दोस्तों। मैंने बताया आपसे दोस्तों जीन पियाजे के 3 से कम क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे पेपर, कम से कम 3 क्वेश्चन। कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? दोस्तों जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, ये इनकी दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त और चौथी अमूर्त। तो दूसरी अवस्था के अंदर क्या गुण आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। परिकल्पित निगमात्मक सोच नहीं दोस्तों, निगमनात्मक सोच ये इनकी दूसरी अवस्था नहीं है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण। दोस्तों ये तो होगा नहीं। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये भी दूसरी अवस्था में, ये दूसरी अवस्था में ये भी नहीं आता दोस्तों। अमूर्त सोच ये तो चौथी अवस्था की बात ही कर रहा दोस्तों, यही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। दोस्तों जीन पियाजे, ले वाइगोत्स्की और क्या बोलते हैं पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग, इनकी हम थ्योरी आपको ज़रूर करा देंगे। पहले ये क्लास थोड़ा सा हो जाए, 2-4 प्रैक्टिस क्लास, 6-7-8, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पता चल जाए क्वेश्चन उठते कहाँ से हैं पेपर में, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर आपको पढ़ने में भी सही लगे कि दोस्तों हाँ ये कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल दोस्तों, केवल वर्ड नेगेटिव, पास्ट सेंटेंस में कभी सही नहीं हो सकता। विकास बहुआयामी होता है, यही हमारा सही है। विकास की दर का सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, सभी के लिए समान कैसे हो सकती है? विकास केवल, तो गलत। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है।
तो दोस्तों अभी प्रेरणा का कोई लेना देना नहीं लिया, ये वायुगुत्सुकी से। संतुलीकरण का भी कोई लेना देना नहीं, गुणारोपण से कोई लेना देना नहीं। सांस्कृतिक उपकरण दोस्तों अधिगम प्रक्रिया में वायुगुत्सुकी ने बहुत जोर दिया है। दोस्तों 26 नंबर, दोस्तों हम किसी दिन जिस दिन थ्योरी बताएंगे तो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं क्या, ये भी मैं बता दूंगा आपको क्लियर एकदम। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे फिर आ गया दोस्तों, के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र ये है ही नहीं जीन पियाजे के चारों चरण में। मनोवैज्ञानिक उपकरण ये तो लेव वाइगोत्स्की का है दोस्तों। उद्दीपक ये भी नहीं, स्कीमा दोस्तों ये हो जाएगा। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, सामाजिक पहचान के आधार पर अलगाव नहीं भैया, हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, सही बात। प्रदर्शन नहीं भैया, अभिविधि समरूप निर्देश नहीं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र नहीं, विकलांग छात्र नहीं, छात्र जिसका अशक्त शरीर है ये भी नहीं दोस्तों, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दोस्तों विकलांग वर्ड को हटाकर दिव्यांग वर्ड किया गया है, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड चलते हैं, सॉरी एक स्लाइड और है, 30 नंबर। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम किस क्रम में होता है? मूर्त, अमूर्त, सामेदिक। नहीं भैया मूर्त नहीं, अमूर्त, मूर्त, सामेदिक, सामेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सामेदिक, मूर्त। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा समझाने वाला क्वेश्चन दोस्तों। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? दोस्तों हम आपको एक बात बताएं, इन्होंने जीन पियाजे का ही पूछ लिया है पूरा, जीन पियाजे के चरण ही पूछ लिए। तो दोस्तों जीन पियाजे ने जो 4 चरण दिए हैं उसमें ये जो ऑप्शन है 3 चरण मिलने हैं, मूर्त, अमूर्त, सामेदिक। तो इनके चरण में दोस्तों इंद्रिय जनिक सामेदी गामक पहला चरण है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा चरण है जो है नहीं, मूर्त, अमूर्त। तो यही हो जाएगा दोस्तों सामेदी, मूर्त, अमूर्त। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 30वां क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आए, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों बीटीसी या बीएड जो भी एडमिशन ले चुके हैं वो सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और जिनको नहीं मालूम उन्हें बता दीजिएगा दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, और ये डिग्री वैलिड रहेगी दोस्तों, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मान्य भी रहेगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाता है? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम बाधा कैसे मानेंगे, अधिगम के अध्यापक के पक्ष पर असफलता नहीं दोस्तों, इसमें दूसरा हो जाएगा, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ये भी नहीं हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। ये अगर आपने प्रैक्टिस सेट लिया हो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो एक बार आप वहाँ भी इसको देखने के बाद लगा लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों सीटेट निकालने का फार्मूला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, 60% दोस्तों आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और 40% फिर थोड़ा सा आपको और डीप पे पढ़ना पड़ेगा, पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।